हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर राइज टेस्ट के बारे में कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसको जब मैन्युफैक्चर किया जाता है तो एक टेस्ट है जिसको कि बोलते हैं हम टेम्परेचर राइज टेस्ट। इसको हम लोग हीट रन टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्यों किया जाता है? देखो, ट्रांसफार्मर को आप जानते हो, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होता है या जो भी ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी कह सकते हो, या जो जनरेटिंग स्टेशन में रहता है ट्रांसफार्मर, वो भी होता है कि कंटिन्यूसली रनिंग कंडीशन में होता है। जैसे थर्मल पावर प्लांट में जो ट्रांसफार्मर होगा वह कंटिन्यू 24 घंटे के लिए रनिंग कंडीशन में रहता है। हाँ, ऐसा आप कह सकते हैं कि प्लांट में यूनिट बना हुआ होता है और वह यूनिट जो होता है शिफ्ट वाइज में ऑपरेट होता है। लेकिन अंततः ऐसा होता है कि ट्रांसफार्मर जो होता है कंटिन्यूसली फॉर 24 आवर्स रनिंग कंडीशन में होता है। जैसे आप बात कर लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का, जो कि आपकी कॉलोनी वगैरह में रहता है। ठीक है, कॉलोनी में रहता है, या फिर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होंगे, या रिसीविंग स्टेशन में स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होंगे, है ना, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होंगे। तो जो भी ट्रांसफार्मर होंगे वह क्या होगा कि रनिंग कंडीशन में होगा, और वह भी क्या कि कंटिन्यूसली रनिंग कंडीशन में रहेगा। ठीक है, 10 घंटे, 12 घंटे, 20 घंटे, इनफैक्ट 24 मतलब 24 घंटे तक ट्रांसफार्मर क्या होता है, रनिंग कंडीशन में होता है। आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो होता है वाइंडिंग रहता है और ऑयल रहता है, कोर रहता है। तो जब ट्रांसफार्मर रनिंग कंडीशन में रहेगा, मतलब कहने का कि जब ऑपरेटिंग कंडीशन में रहेगा, तो स्वाभाविक है कि टेम्परेचर क्या करेगा, राइज करेगा। अगर कोई भी चीज़ को कंटिन्यूसली ऑपरेट कर रहे हो तो उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ टेम्परेचर। फॉर एन एग्जाम्पल आप ऐसा कह सकते हो कि हाथ को ही जब आप कंटिन्यूसली घिसोगे तो देखना हाथ गर्म हो जाता है ना, या कोई भी मशीन को कंटिन्यूसली ऑपरेट करोगे तो वह मशीन क्या होता है, धीरे धीरे गर्म होने लगता है। ठीक, तो कोई भी वजह हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, वाइंडिंग हो गया और ऑयल हो गया, कोर हो गया, इन सब में क्या होता है, हीटिंग होता है ड्यू टू डिसिपेशन, हीट डिसिपेट होता है उसमें, और जिसकी वजह से क्या होता है, हीट हो जाता है, मतलब अधिक टेम्परेचर राइज होता है कह लो, या हीट होता है। तो जैसे कि अब वाइंडिंग हुआ, उसके अंदर करंट फ्लो करेगा, जब करंट फ्लो करेगा तो कुछ ना कुछ उसके अंदर लॉसेस होगा, और वह लॉसेस क्या होगा, हीट मतलब जनरेट करेगा। ठीक, जिसके वजह से कि ट्रांसफार्मर के इंटरनल में, अंदर में जो होगा, टेम्परेचर राइज करेगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट कर देगा। या फिर आप कह सकते हो कि ऑयल जो है, ऑयल भी आपका गर्म रहता है। ठीक, ट्रांसफार्मर के अंदर जो है ऑयल गर्म रहता है, वह ऑयल भी क्या करेगा, एक धीरे धीरे ऑपरेटिंग कंडीशन में अगर रहेगा तो वह भी क्या होगा, गर्म होने लगता है, अधिक गर्म होने लगता है, जिसके वजह से भी आप कह सकते हो कि टेम्परेचर क्या होता है, राइज करता है ना। तो ये जो टेम्परेचर राइज करता है, तो मान लो कि कंटिन्यूसली अगर टेम्परेचर राइज करता रहेगा तो कोई भी ट्रांसफार्मर अगर 24 आवर रनिंग कंडीशन में है या 24 घंटे के लिए ऑपरेट कर रहे हो, तो सिर्फ 24 घंटे की बात नहीं कर रहा, उसके नेक्स्ट दिन भी फिर 24 आवर, फिर नेक्स्ट डे 24, मतलब वो कंटिन्यूसली वर्किंग कंडीशन में है। तो कंटिन्यूसली अगर वर्किंग कंडीशन में है तो टेम्परेचर अगर सोचो कि कंटिन्यूसली राइज करते रहे तो टाइम ऐसा आएगा कि बहुत ज़्यादा अधिक हो जाएगा टेम्परेचर, जिसके वजह से ऐसा हो सकता है कि वाइंडिंग वगैरह बर्न आउट हो सकता है। और अगर वाइंडिंग बर्न हो गया या जल गया तो ट्रांसफार्मर में क्या होगा, फॉल्ट होने का पॉसिबिलिटी हो गया। तो इस चीज़ों के लिए, या एक चीज़ और कह सकते हो, मतलब हाँ, ये टेम्परेचर को चेक करने के लिए कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कहाँ तक बढ़ रहा है, कहाँ पे जाके वह कांस्टेंट हो रहा है, इस चीज़ को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हीट रन टेस्ट कह लीजिए या टेम्परेचर राइज टेस्ट कह लीजिए। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसको मैन्युफैक्चर जब किया जाता है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो डिज़ाइन किया जाता है कि उस ट्रांसफार्मर को मैक्सिमम कितने स्पीड, मतलब कितने टेम्परेचर तक ऑपरेट करना है, मतलब कितना अधिक टेम्परेचर तक वह जो होगा ऑपरेशन में रहेगा। उससे अधिक अगर होने लगेगा तो माइट भी हो सकता है कि ऑयल हो या फिर जो वाइंडिंग्स वगैरह वह डैमेज हो जाए, और डैमेज होने की वजह से क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर फॉल्टी कंडीशन में या बर्न हो जाएगा, जल जाएगा ट्रांसफार्मर। तो जो डिज़ाइन वैल्यू में टेम्परेचर दिया गया है ट्रांसफार्मर के लिए ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, क्या ट्रांसफार्मर उस डिज़ाइन टेम्परेचर तक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या ऐसा हो रहा है कि वह टेम्परेचर एक्सीड कर जा रहा है पर्टिकुलर वैल्यू से, ऐसा ही इसके लिए भी चेक किया जाता है। अगर मान लो कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो वाइंडिंग वगैरह है उसका टेम्परेचर अधिक बढ़ते जा रहा है, एक्सपोनेंशियली मान लो राइज करते जा रहा है ना, अगर टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है तो जैसे टेम्परेचर मान लो बहुत अधिक बढ़ेगा तो वाइंडिंग वगैरह जल सकता है। तो हमें ये देखना होगा ना कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है आखिर क्यों बढ़ रहा है,
क्योंकि हमें ऐसा नहीं करना है कि टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ जाए। अब टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, इसका रीज़न फाइंड करना है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने का रीज़न को फाइंड करके उसे क्या करना है, मॉडिफाई करना है ना। अगर मान लो थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, थोड़ा बहुत अगर बढ़ रहा है, तो हम ये चेक करेंगे कि जो BIS के द्वारा परमिसिबल लिमिट दिया हुआ है उस लिमिट के अंदर है कि नहीं है। समझ में आ रही बात। तो उस लिमिट के अंदर अगर रहता है ट्रांसफार्मर का जो टेम्परेचर होगा तब तो ठीक है, लेकिन अगर उस लिमिट के पार कर जाता है, लिमिट के क्रॉस कर जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि वह ठीक तो नहीं है। मतलब जो BIS ने स्टैंडर्ड सेट किया है उस स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है। और दूसरी बात आप ये भी कह सकते हैं कि अगर मान लो टेम्परेचर अधिक बढ़ रहा है तो जब 24 घंटे या कंटिन्यूसली उसको आप रनिंग कंडीशन में रखते हैं तो टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ेगा, और बहुत अधिक बढ़ने की वजह से क्या होगा, ट्रांसफार्मर जल भी सकता है। तो मेनली आप ऐसा कह सकते हैं कि टेम्परेचर राइज को चेक करने के लिए, कि टेम्परेचर राइज जो हो रहा है उसको चेक करने के लिए क्या किया जाता है, टेम्परेचर राइज टेस्ट किया जाता है ट्रांसफार्मर का। अब ये टेस्ट जो होता है कंटिन्यूसली आप कह सकते हो कि 8 से 10 घंटे तक किया जाता है। समझ में आ रही बात। 8 से 10 घंटे तक ट्रांसफार्मर को ऑपरेशन में रखा जाता है। ये टेस्ट जो होता है 2-3 टाइप से आप कर सकते हो। एक डेल्टा टेस्ट होता है, एक कह सकते हो आपका ये जो हीट रन टेस्ट है या बाय शॉर्ट सर्किट टेस्ट, एक होता है बाय डायरेक्ट लोडिंग टेस्ट। ठीक है, आप जानते हो कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वहाँ पे लोड अवेलेबल नहीं होता है। लोड, फुल लोड तो थोड़ा बहुत अवेलेबल होगा, लेकिन फुल लोड जो होता है वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो सकता है। क्लियर। तो फुल लोड अवेलेबल नहीं हो सकता है तो हम लोग क्या करते हैं कि सेकेंडरी को शॉर्ट कर देते हैं। जैसे कि आप शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म किए थे, याद कीजिए, अगर आपको सर्किट डायग्राम याद है तो जिस प्रकार से शॉर्ट सर्किट हमने परफॉर्म किया था, द सेम कनेक्शन मुझे यहाँ पे भी करना है इन टेम्परेचर राइज टेस्ट या फिर हीट रन टेस्ट में। क्लियर। और उसका प्रोसीजर क्या होगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, जब कभी आप हीट रन टेस्ट या टेम्परेचर राइज टेस्ट ट्रांसफार्मर का मैन्युफैक्चर करेंगे तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि इनिशियल रेसिस्टेंस सबको मतलब टेस्ट मेज़र कर लेना है। इनफैक्ट आप ऐसा कह सकते हो कि जितने सारे टेस्ट आपने परफॉर्म किया है सारे टेस्ट को पहले आपको परफॉर्म कर लेना है। इट मीन्स कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट चेक कर लेना है या शॉर्ट सर्किट टेस्ट कर लेना है, ओपन सर्किट टेस्ट करना है, DC रेसिस्टेंस टेस्ट जो आपने किया है वो कर लेना है, वोल्टेज रेशियो टेस्ट कर लेना है, उसका इंसुलेशन रेसिस्टेंस टेस्ट करना, मतलब जो भी टेस्ट अभी तक आपने पढ़ा है वो सारे टेस्ट को पहले परफॉर्म कर लेना है। इसके लिए आपको 2-3 टेस्ट जो है ज़रूरी है, मतलब वो होना अनिवार्य है। पहला शॉर्ट सर्किट टेस्ट, दूसरा ओपन सर्किट टेस्ट, और तीसरा कह सकते हो आप DC रेसिस्टेंस टेस्ट। क्या उसका एप्लीकेशन है वो मैं बताता हूँ आपको। तो जो इनिशियली, क्योंकि आप जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस क्या होता है, घटता है, क्योंकि ये बढ़ता है, सॉरी घटता नहीं है, कंडक्टर का अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन इंसुलेटर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। इतना आपको पता है, क्योंकि इंसुलेटर जो होता है वो निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है और कंडक्टर जो होता है वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो सबसे पहला काम आपका क्या है कि आप रेसिस्टेंस टेस्ट करोगे। अब देखो, रेसिस्टेंस टेस्ट करने के लिए आपको क्या है कि आप टेम्परेचर, एक थर्मामीटर से पहले तो आप रूम टेम्परेचर को मेज़र कर लोगे कि रूम टेम्परेचर क्या है, तो रूम टेम्परेचर आपको पता चल जाएगा। फिर DC रेसिस्टेंस टेस्ट करोगे तो शुरुआती के कंडीशन में रेसिस्टेंस कितना था ये आपको पता चल गया। यहाँ पे एक पहला प्रोसीजर का ये काम आपने कर लिया। क्या किया, DC रेसिस्टेंस टेस्ट किया, फिर आपने थर्मामीटर के सहारे रूम टेम्परेचर जो है या जिस वक्त आप रेसिस्टेंस टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उस वक्त का टेम्परेचर आपको मालूम हो गया। अब दूसरा टेस्ट आपने क्या किया, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अब शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या देता है, फाइनल आउटपुट जो मिलता है उसमें क्या मिलता है, कॉपर लॉस या वेरिएबल लॉस भी आप कह सकते हो। अब जब ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करोगे, दूसरा हो गया। तीसरा ओपन सर्किट टेस्ट, जब ओपन सर्किट टेस्ट को परफॉर्म करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कोर लॉस, है ना, या आयरन लॉस जिसको बोलते हो। तो ये 3 काम सबसे पहले करना है। ठीक। अब देखो यहाँ पे ये डायग्राम आपका है जो कि आपने शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए बनाया है, वही द सेम डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है, कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल एज इट इज होगा। जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट का डायग्राम होगा, एक कनेक्शन होगा, वही कनेक्शन हमने यहाँ पे बनाया है। एक ऑटो ट्रांसफार्मर ले लिया है, एक वोल्ट मीटर लिया, एक आर्म मीटर लिया, एक वॉट मीटर लिया है, और ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया जिसके ऊपर की हीट टेम्परेचर टेस्ट या फिर हीट रन टेस्ट या फिर टेम्परेचर राइज टेस्ट को परफॉर्म करना है। क्लियर है। देखो, जब शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते थे तो हम लोग क्या करते थे, HV साइड में वोल्टेज को अप्लाई करते थे, LV साइड को क्या करते थे, शॉर्ट कर देते थे। HV साइड में वोल्टेज अप्लाई करते थे
और शॉर्ट सर्किट कर देते थे उधर। तो जब लो यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करते थे तो हम उसमें रेटेड करंट को मेज़र करते थे। यहाँ पे क्या करते थे, रेटेड करंट को मेज़र करते थे और फिर जो लॉसेस आता था। क्लियर है। ओपन सर्किट टेस्ट में हम लोग एलवी साइड से वोल्टेज अप्लाई करते थे, रेटेड वोल्टेज देते थे और फिर वॉट मीटर से जो भी रीडिंग आया उसको हमने मेज़र किया। यहाँ पे ओपन सर्किट करंट कह लो या यहाँ पे नो लोड करंट जिसको बोलते हो, यहाँ पे फिर ओपन सर्किट वोल्टेज कह लो या नो लोड वोल्टेज जिसको कहते हो। ये सारा चीज़ आपने पहले कर लिया है ना। अब समझना यहाँ पे कि क्या होगा। देखो यहाँ से आपने यहाँ से हर चीज़ मेज़र कर लिया है। ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट दोनों आपने पहले मेज़र कर लिया है। क्लियर। मेज़र करने के बाद है ना क्या करना है कि हमें टोटल लॉसेस फाइंड करना है। क्या करना है, टोटल लॉसेस। टोटल लॉसेस इन द सेंस मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कॉपर और प्लस आयरन, माने कि जो आप ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करके आयरन लॉस किए फाइंड किए थे या कोर लॉस जो फाइंड किए थे वो, और कॉपर लॉस जो फाइंड किए थे ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट, वो दोनों को सम कर दिए और यहाँ पे हम एक ले आए पावर लॉस। ठीक है, क्या ले आए, पावर लॉस। मतलब यहाँ पे टोटल पावर लॉसेस हमने निकाल लिया। अब टोटल पावर लॉसेस के लिए क्या किया आपने, कॉपर लॉस और कोर लॉस को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। अब समझिएगा यहाँ पे, यहाँ से हम सर्किट में सप्लाई देना स्टार्ट किए। यहाँ से क्या, सप्लाई देना स्टार्ट किए। ठीक है, तो जब सप्लाई आप दे रहे हैं तो ध्यान कीजिए, जब ओपन सर्किट वो टेस्ट परफॉर्म करते थे तो आप रेटेड वोल्टेज अप्लाई करते थे, और जब शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते थे तो वहाँ लो वोल्टेज अप्लाई करके रेटेड करंट ऑब्टेन करने का कोशिश किए थे। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, ना इससे मतलब रखना है ना इससे मतलब रखना है, ना हमें वोल्टेज से मतलब रखना है ना एमीटर से मतलब रखना है। मतलब क्या होगा यहाँ पे, वाट मीटर से। बोले सर ऐसा क्यों, देखिए जितना भी लॉसेस मिला है, ये कॉपर लॉस और आयरन लॉस, टोटल जितना भी लॉसेस हुआ है वो लॉसेस यहाँ पे आना चाहिए। मतलब समझिएगा, यहाँ से वोल्टेज को आप क्या कर रहे हो, वैरी कर रहे हो, वोल्टेज को वैरी कर रहे हो, तो यहाँ पे भी कुछ रीडिंग आएगा, यहाँ पे भी कुछ रीडिंग आएगा। बिल्कुल बेसिक वोल्ट मीटर भी कुछ रीडिंग शो करेगा, एमीटर भी कुछ रीडिंग शो करेगा और वॉट मीटर भी कुछ रीडिंग शो करेगा, है ना। लेकिन इस वॉट मीटर पे हमें फोकस करना है, उस वॉट मीटर के रीडिंग को चेक करना है कि यहाँ पे वॉट मीटर में कितना वॉट आ रहा है, जो पावर होगा ये कितना वाट आ रहा है। तो ये वाट जो होगा, ये पावर जो होगा कितना आना चाहिए, कॉपर लॉस प्लस आयरन लॉस। यहाँ कितना वोल्टेज जा रहा है, कितना करंट जा रहा है, इस पर अभी ध्यान नहीं देना है। मुझे ध्यान क्या देना है कि इस वाट मीटर में कितना लॉसेस आ रहा है, कितना लॉसेस आ रहा है। मतलब कि ये जो आपने कैलकुलेट किया है यहाँ से कॉपर लॉस और आयरन लॉस, ये लॉसेस यहाँ पे आना चाहिए। समझे बात को। अब स्वाभाविक है ये वोल्ट मीटर भी अधिक करेगा, शो करेगा, और एमीटर भी अधिक शो करेगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे जितना टोटल लॉसेस है, कॉपर लॉस और आयरन लॉस, ये सारे लॉसेस को यहाँ पे अप्लाई करना है। समझ रहे बात को। यहाँ पे जब अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, टोटल लॉस, और द सेम टाइम यहाँ पे करंट भी मेजर कर लेना और वोल्टेज भी मेजर करना। होप सो समझ में आया क्या मैंने बोला। जैसे सुनना, पहले जब ओपन सर्किट टेस्ट करते थे, शॉर्ट सर्किट टेस्ट मान लेते हैं यहाँ पे सर्किट, जब शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते थे तो लो वोल्टेज हाई वोल्टेज के साइड में हम लोग टेस्ट परफॉर्म करते थे और इसको शॉर्ट कर देते थे। वहाँ पे करते क्या था, लो वोल्टेज अप्लाई करते थे और यहाँ पे देखते थे रेटेड करंट। यहाँ पे क्या देखते थे, रेटेड करंट, कि कब यहाँ पे रेटेड करंट आ जाए। जैसे यहाँ पे रेटेड करंट आ जाता था, हम लोग क्या करते थे, इसको रोक देते थे और फिर जो भी मेजरमेंट है वो कर लेते थे, जो भी ऑब्जर्वेशन है वो कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, वोल्टेज अप्लाई किया, मतलब सप्लाई में दे रहा हूँ। सप्लाई देने के दौरान में हम लोग यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि टोटल वॉट पावर आना चाहिए। जो ये आपने कॉपर लॉस और आयरन लॉस को सम किया है, ये लॉसेस टोटल यहाँ पे आना चाहिए। मतलब इसको और इसको अभी नहीं देखना है, मुझे देखना कहाँ, यहाँ पे। ये टोटल लॉस जैसे ही यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, जैसे मान लो कि दोनों मिला के अगर 500 वाट आया, दोनों मिला के मैं बोल रहा हूँ कॉपर लॉस आयरन लॉस 500 वाट आया, तो यहाँ से वोल्टेज अप्लाई किए, ये दोनों कुछ दिया। अब यहाँ पे आ गया मेरा 500 वाट। जैसे ही यहाँ पे 500 वाट आया, जैसे ही यहाँ पे 500 वाट आया, यहाँ से सप्लाई वोल्टेज हम देना क्या किए, स्टॉप कर दिए। सप्लाई वोल्टेज क्या किए, देना स्टॉप कर दिए। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे क्या किया, अब उसी वक्त में हम लोग एमीटर का रीडिंग लिए और वोल्ट मीटर का रीडिंग लिए। क्लियर। अब इसको हम लोग छोड़ देंगे कंटिन्यूसली 8 घंटे 10 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब देखो यहाँ पे इसमें जो होता है ना, इस ट्रांसफार्मर में 5-6 थर्मामीटर हम लोग लगा के रखते हैं हर एक जगह का। जैसे कि अब रेडिएटर है, वहाँ पे चारों कॉर्नर पे रेडिएटर पे हम लोग लगा दिए थर्मामीटर, है ना। टैंक में जो टॉप होता है वहाँ पे एक थर्मामीटर लगा दिए, एक बॉटम में लगा दिए। मतलब
इस तरह से क्या किए, मतलब 6 से 8 थर्मामीटर लगा दिया जाता है, ठीक। और फिर क्या किया जाता है, टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है, टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है हर 1 घंटे में, हर 1 घंटे में क्या किया जाता है, टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है। अब देखो टेम्परेचर को कैसे मेज़र करोगे, थर्मामीटर जो लगाए हो उस थर्मामीटर से मेज़र करोगे और टेम्परेचर को कंटिन्यूसली मेज़र करोगे हर 1 घंटे पे। 1 घंटा हुआ, टेम्परेचर मेज़र किया। सबसे पहले तो आपने शुरुआती में ही मेज़र कर लिया है टेम्परेचर, क्योंकि जब रेसिस्टेंस टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे उस वक्त आपने टेम्परेचर को मेज़र किया। उसके बाद फिर 1 घंटे के लिए आपने इसको वोल्टेज वगैरह अप्लाई कर देने के बाद, जब लॉसेस को अप्लाई कर दिया आपने, तो फिर आप 1 घंटे के लिए उसको छोड़ दो। अब 1 घंटे के बाद देखो, जब ऑपरेटिंग कंडीशन में रहेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ठीक है, 1 घंटे के बाद टेम्परेचर मेज़र किए हम लोग, तो हो सकता है कुछ राइज मिले। फिर नेक्स्ट 1 घंटे के बाद हमने किया, हो सकता है फिर कुछ राइज मिले। नेक्स्ट 1 घंटे के बाद किया, हो सकता है कुछ राइज मिले। नेक्स्ट 1 घंटे, ऐसे करके हम लोग 8 से 10 घंटे तक ये टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। और हर घंटे में क्या करते हैं हम लोग, टेम्परेचर को मेज़र करते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर। थर्मामीटर वहीं लगा हुआ रहता है, उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। थर्मामीटर जो है टेप वगैरह के सहारे वहीं पे चिपका दिया जाता है, या उसके लिए प्लेस बनाया जाता है। जैसे ट्रांसफार्मर के टैंक के ऊपर में एक पॉकेट बनाया जाता है जिसमें कि थर्मामीटर डाल दिया जाता है। समझे बात को। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो देखो बॉडी वगैरह जो होगा, टैंक वगैरह का बॉडी होगा, वो सब गर्म होने लगेगा, हीट होने लगेगा, है ना। तो ऐसे भी पता चलने लगेगा कि वो टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब वो टेम्परेचर बढ़ते रहेगा। एक स्टेज ऐसा आता है ड्यूरिंग 8 घंटे या 10 घंटे के दौरान कि वह टेम्परेचर जो होता है ना कांस्टेंट हो जाता है। चेक करना चाहिए 8 घंटे या 10 घंटे, जितने टाइम में भी हो सकता है 6 घंटे में ही वो क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होने लगे। लेकिन जब कांस्टेंट हो जाता है, आपको लग रहा है कि अब कांस्टेंट है, तो उसके 2 घंटे 3 घंटे तक टेस्ट कर लिया जाता है, ताकि ऐसा ना हो कि हमने देखा कि एक बार कांस्टेंट मिल गया, हो सकता है नेक्स्ट 1 घंटे में बढ़ गया। माइट बी पॉसिबल, डिवाइस है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या करना है, हर घंटे में उसे टेस्ट करना है, जब तक कि आपको इक्विवेलेंट कह सकते हो टेम्परेचर नहीं मिल जाए, या कांस्टेंट। सारे थर्मामीटर में आपको, मतलब जितने भी थर्मामीटर लगाए हैं, सारे के सारे थर्मामीटर में टेम्परेचर लगभग सेम नहीं आने लगता है, वो टेस्ट कंटिन्यू परफॉर्म किया जाता है। अगर सेम आ जाता है तो इसका ये मतलब होता है कि आप उसको कितने घंटे भी रनिंग कंडीशन में रखोगे, कितने घंटे भी रनिंग कंडीशन में रखोगे, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। क्या होगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर मान लो कि 5 घंटे 6 घंटे के दौरान आपने करा, टेस्ट को परफॉर्म किया, और टेस्ट परफॉर्म करने के दौरान टेम्परेचर राइज हो रहा है, नेक्स्ट फिर देखा आपने टेम्परेचर राइज किया, तो इसका मतलब क्या है, हर घंटे में उसका टेम्परेचर राइज कर रहा है। और एक स्टेज ऐसा आएगा कि टेम्परेचर राइज करने के बाद, आप तो जानते हो कि कंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर राइज करेगा तो कंडक्टर का रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, करंट का अपोजिशन शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात ये होता है कि जो इंसुलेटर, जैसे ऑयल है, ऑयल में आपने पढ़ा होगा, इंसुलेशन टेस्ट वगैरह जो परफॉर्म करते हो, अगर टेम्परेचर 10 से 15% बढ़ता है तो उसका जो रेसिस्टेंस होता है 50% डाउन होता है। ये तो आपको मैंने बताया होगा इंसुलेशन रेसिस्टेंस टेस्ट में। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, इंसुलेशन रेसिस्टेंस उसका डाउन होते चला जाता है ना। उसका इंसुलेशन रेसिस्टेंस क्या होगा, डाउन होगा। तो ऑयल में भी जो होगा वो, उसमें भी तो इंसुलेशन रेसिस्टेंस होगा, है ना। तो जो इंसुलेशन रेसिस्टेंस होता है उसमें, अगर टेम्परेचर बढ़ने से ऑयल का टेम्परेचर बढ़ेगा, मान लो ऑयल का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो रेसिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, क्योंकि इंसुलेटर, ऑयल जो है इंसुलेटर है, तो रेसिस्टेंस उसका घटेगा। सोचो कि अगर घट गया तो जो टैंक और कोर के बीच में जो ऑयल इंसुलेशन का काम कर रहा था, उसमें तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। तो जो करंट कोर हो या वाइंडिंग हो, उस समय जो फ्लो कर रहा था, वही करंट हमारा क्या करेगा, टैंक में फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, जो कि होना नहीं चाहिए। और टैंक में अगर फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, इट मीन्स कि देयर इज समथिंग फॉल्टी, कुछ ना कुछ वहाँ पे फॉल्टी है। क्लियर है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है जिसके वजह से इंसुलेशन डाउन हो रहा है ना, इंसुलेशन डाउन हो रहा है, तो एक अलग अनवांटेड पाथ बना दिया है जिसके थ्रू करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया है। समझ रहे हैं बात को। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर राइज टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। क्लियर। एक बार और हम लोग डिस्कस करेंगे, बट इसके पहले आप लोग ये डायग्राम बना लीजिए और फिर मैं इसको देखिए कि क्यों किया जाता है, क्या रीज़न है। क्लियर। देखिए, टेम्परेचर राइज टेस्ट में इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए हीट रन टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी टेस्ट को हम लोग हीट रन टेस्ट भी बोलते हैं, ट्रांसफार्मर के हीट रन टेस्ट। द एम ऑफ दिस टेस्ट इज टू मेजर द राइज इन टेम्परेचर when the transformer will be loaded to its full load। देखो, जब इस टेस्ट का एम क्या होता है कि जब कभी आप ट्रांसफार्मर को फुल लोड में रखते हो, मतलब फुल्ली लोडेड कंडीशन में रखे हो, तो उस टाइम में जो टेम्परेचर राइज करता है ट्रांसफार्मर के अंदर, उसको चेक करना,
यही पर्पस है इस टेस्ट का, ठीक है। एंड सी वेदर द राइज इन टेम्परेचर इज एज पर डिजाइंड वैल्यू और नॉट। वही चीज़ हो गया कि जो आपने डिज़ाइन वैल्यू, जो डेटा बना है, आपने डिज़ाइन तैयार किया है, उस डिज़ाइन में जो आपने टेम्परेचर दिया है, क्या उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये है कि नहीं है। यही चीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। टेस्टिंग का पर्पस ही तो वही है कि जो डिज़ाइन आपने किया है, जो भी आपके पास डेटा आ रहा है, सारा डेटा उस डिज़ाइंड वैल्यू या डिज़ाइंड डेटा के अकॉर्डिंग है कि नहीं। अगर नहीं है तो रीज़न फाइंड कीजिए, क्लियर। इफ़ नॉट वेदर इट इज़ इन परमिजिबल लिमिट। अगर मान लो टेम्परेचर नहीं भी है उसके अकॉर्डिंग, तो क्या वह परमिजिबल लिमिट में है कि नहीं। अब ये परमिजिबल लिमिट जो है वह किसने दिया है, BIS ने मतलब है, उसने एक स्टैंडर्ड मतलब एक पैमाना बनाया कि नहीं, एक कुछ परसेंटेज तक बढ़ सकता है। अगर उस लिमिट के अंदर है तब तो ठीक है, नहीं है तब क्या करना है, और नॉट। एंड इफ़ द टेम्परेचर राइज इज मच मोर इन कंपैरिजन टू डिज़ाइंड वैल्यू। अगर जो डिज़ाइन वैल्यू है उससे अधिक आ रहा है, टेम्परेचर मेजर्ड वैल्यू जो है अधिक आ रहा है, तब क्या करना है, द रीज़न फॉर दिस टेम्परेचर राइज शुड बी फाइंड। तो क्या रीज़न है, आखिर क्यों टेम्परेचर बढ़ रहा है उस ट्रांसफार्मर के अंदर, उसका रीज़न को फाइंड कीजिए। एंड नेसेसरी मॉडिफिकेशन मेड टू ऑब्टेन रिजल्ट्स विद इन परमिजिबल लिमिट। तो जो भी नेसेसरी मॉडिफिकेशन होगा या जो भी मॉडिफिकेशन का ज़रूरत होगा, उस मॉडिफिकेशन के लिए वहाँ पे आपको वो मॉडिफिकेशन को करना है, ताकि जो टेम्परेचर राइज हो रहा है वह टेम्परेचर राइज नहीं हो। क्लियर है यहाँ तक। पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर हम इसके प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉइंट और रोक लीजिए पॉज करके, और उसको आप लिखिए। आप इसको पहले लिख लीजिए, है ना। वीडियो पॉज करिए और वीडियो पॉज करके इसको पहले लिखिए कि इस टेस्ट में क्या होता है। मैं आपको एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में बताता हूँ। हालांकि थोड़ा बहुत रिव्यू तो आपको मिल ही गया है, आप समझ ही लिए होगे कि हाँ क्या किया जाता है, उसी को फिर से मैं डिटेल में बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इन केस ऑफ पावर ट्रांसफार्मर, हालांकि दोनों ट्रांसफार्मर हो सकता है, पावर ट्रांसफार्मर या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, दोनों कह सकते हैं। तो पावर ट्रांसफार्मर द टेम्परेचर राइज टेस्ट कैन बी कंडक्टेड बाय फॉलोइंग मेथड। जो टेम्परेचर राइज टेस्ट होता है निम्न मेथड से कंडक्ट किया जा सकता है। बाय इक्विवेलेंट शॉर्ट सर्किट टेस्ट पहला, और दूसरा बाय बैक टू बैक टेस्ट और संपूर्ण टेस्ट। देखो इसमें से एक पढ़ना है जिसको कि आप कह लो बाय इक्विवेलेंट सर्किट टेस्ट से मेथड से हम लोग पढ़ लेंगे। इसको मैं थोड़ा सा बता दूंगा कि क्या होता है इसमें, है ना। चलो देखो, इक्विवेलेंट शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या होता है, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कुछ देर पहले, है ना, वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखा भी है मैंने, उसको आप समझना बस। ध्यान देना कि क्या डिफरेंस है शॉर्ट सर्किट टेस्ट में और ओपन सर्किट टेस्ट में, और फिर टेम्परेचर राइज टेस्ट में जब हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट मेथड से परफॉर्म करते हैं तब। क्लियर है। तो यहाँ देखो, दिस टेस्ट इज सिमिलर टू शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर। यह टेस्ट जो होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर के सिमिलर होता है, कि समान होता है, ठीक है। द ओनली डिफरेंस इज दैट इन दिस टेस्ट द शॉर्ट सर्किट वोल्टेज इज एडजस्टेड। ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। The only difference is that in this test the short circuit voltage is adjusted। अंतर सिर्फ इतना है कि इस केस में शॉर्ट सर्किट वोल्टेज को, मतलब जो वोल्टेज को आप अप्लाई करते हो, है ना, उस वोल्टेज को एडजस्टेड इन सच ए वे, इस प्रकार से उसे अप्लाई करते हो दैट कि वॉट मीटर विल रिकॉर्ड टोटल लॉसेस ऑफ द ट्रांसफार्मर ऑन फुल लोड। देखो, फुल लोड कहने का मतलब आपने शॉर्ट कर दिया है उधर सेकेंडरी टर्मिनल को, जो LV साइड था आपका, उसको आपने क्या करा, शॉर्ट कर दिया है। और फिर यहाँ पे क्या कर रहे हो, सप्लाई वोल्टेज को इस तरह से एडजस्ट कर रहे हो कि जो वॉट मीटर है वह क्या करेगा, टोटल लॉस को रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, टोटल लॉस को रिकॉर्ड करेगा। कहने का मतलब जो कॉपर लॉस और कोर लॉस आपने फाइंड किया है ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट को परफॉर्म करके, वो टोटल लॉस जो है इस केस में रिकॉर्ड करेगा वॉट मीटर। क्लियर है। द अप्लाई वोल्टेज इज देन मेंटेन्ड कांस्टेंट। अब जब आप देख लेंगे कि जो वॉट मीटर है वह टोटल लॉसेस को मेज़र कर रहा है, या टोटल वॉट मीटर है टोटल लॉसेस को रिकॉर्ड कर रहा है, या उसमें आपको शो कर रहा है, तो आप क्या करोगे, जो अप्लाइड वोल्टेज है उसको आप कॉन्स्टेंटली छोड़ दोगे, मेंटेन करोगे कांस्टेंट, टिल द स्टेडी स्टेट टेम्परेचर कंडीशन इज रीच्ड। जब तक कि स्टेडी स्टेट टेम्परेचर कंडीशन ऑब्टेंड नहीं हो जाता है, मतलब टेम्परेचर जो है समान नहीं मिलना स्टार्ट हो जाता है, विच विल रिकॉर्ड बाय थर्मोमीटर देन सप्लाईज टर्न ऑफ। और यह जो टेम्परेचर को आप मेज़र करेंगे
वो किसके सहारे मेज़र करेंगे? थर्मामीटर के सहारे, है ना। थर्मामीटर के सहारे आप क्या करेंगे? टेम्परेचर को मेज़र करेंगे। और जब आपका स्टेडी स्टेट मतलब ट्रांसफार्मर में जो ड्यूरिंग ऑपरेटिंग कंडीशन, जब ऑपरेशन के दौरान आप कह लो कि स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ऑब्टेंड हो जाता है, तब आप क्या करोगे? वहीं पे उसको रोकोगे और फिर आप जो सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हो ट्रांसफार्मर में, उस सप्लाई को आप क्या करोगे? रोक दोगे। समझ में आया? मतलब सप्लाई को टर्न ऑफ कर दोगे। तो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक अब देखिए इसका हम प्रोसीजर बता रहे हैं कि कैसे कैसे आप कर सकते हो। हालांकि उस चीज़ में ही हम लोग आएंगे कि इसका प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले ट्रांसफार्मर को आप जिस टेस्ट को मतलब जिस ट्रांसफार्मर के ऊपर हीट रन टेस्ट या टेम्परेचर राइज टेस्ट को परफॉर्म करना है, उस ट्रांसफार्मर को आप लैब में सामने रखोगे, जहाँ पे कि आप टेस्ट को करते किया जाता है। कह लो जो कंपनी है, जिस कंपनी में जहाँ पे टेस्ट किया जाता है, उसको लैब में रखोगे, है ना। अब उसके बाद क्या करना है? जो रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर को मेज़र करना है और फिर डीसी रेसिस्टेंस टेस्ट को मेज़र करना है। देखा, ध्यान दो, मेजर द वाइंडिंग रेसिस्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे क्या करना है? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का मतलब तो आप समझ ही रहे होगे, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को आप मेज़र करोगे और फिर उसी दौरान आपको क्या करना है? डीसी रेसिस्टेंस टेस्ट के द्वारा रेसिस्टेंस भी मेज़र करना है ट्रांसफार्मर का, दोनों का, एचवी का भी और एलवी का भी। आगे बढ़ते हैं। बाय परफॉर्मिंग नो लोड टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट, मतलब नो लोड टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट को परफॉर्म करके उसी टाइम टेस्ट रिकॉर्ड द कोर लॉस एंड कॉपर लॉस रिस्पेक्टिवली। लगातार कह सकते हो कि आप कोर लॉस को और शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट को परफॉर्म करके कॉपर लॉस और कोर लॉस को रिस्पेक्टिवली आप क्या करोगे? फाइंड करोगे या मेज़र करोगे या रिकॉर्ड करोगे, जो चाहिए आप कह लो, है ना। यहाँ तक हो गया। आगे देखिए, अप्लाई द वोल्टेज इन सच ए वे दैट वॉट मीटर रीड्स टोटल लॉसेस। कनेक्शन तो आपको पता है, जैसे शॉर्ट सर्किट टेस्ट का कनेक्शन करते हैं वही कनेक्शन हम लोग इसके लिए भी कर रहे हैं। तो कनेक्शन होने के बाद क्या करेंगे? हम यहाँ पे क्या गया? हम वोल्टेज को अप्लाई करेंगे। वोल्टेज को क्या करेंगे? अप्लाइड करेंगे इन सच ए वे, इस प्रकार से कि वॉट मीटर रीड्स टोटल लॉसेस। ऐसे वोल्टेज हम एडजस्ट करेंगे, इस प्रकार से देंगे कि जो वॉट मीटर होगा वह टोटल लॉसेस को रिकॉर्ड करेगी या टोटल लॉसेस को मेज़र करे। समझ में आ रही बात? तो टोटल लॉस को मेज़र करेगा और फिर उसके आगे हम लोग देखते हैं। पहले आप इसको नोट कीजिए। देखिए, द अप्लाइड वोल्टेज इज मेड कांस्टेंट। जो वोल्टेज को आपने अप्लाई किया है, जो एडजस्ट करे थे वोल्टेज को, उसको हम क्या करेंगे? कांस्टेंट कर लेंगे, रोक देंगे। जब कब? जबकि वॉट मीटर रीडिंग हमारा टोटल लॉस को मेज़र कर लेगा तब। मेड कांस्टेंट टिल द स्टेडी स्टेट कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर इज रीच्ड। देखो, वोल्टेज जो होगा हम उसको कांस्टेंट रखेंगे कब तक? जब तक कि हम ये ना देख लें कि जो टेम्परेचर राइज हो रहा है या जो टेम्परेचर मतलब बढ़ रहा है वो कांस्टेंट नहीं हो जाता या स्टेडी स्टेट पे नहीं हो जाता। ध्यान दो, इधर है, एक टेबल से समझ सकते हो तुम ऐसे। यहाँ पे मान लो हमने क्या करा, एक टेबल बनाया और इस टेबल में वी नॉट भी लिख दिया, आई जो VISC करते हैं, आई भी लिख दिए और W भी लिख दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कर दिया T1, T2, T3, T4, T5, T6, ऐसे करके मतलब 6 से 7 8 थर्मामीटर लगाया जाता है। 4 रेडिएटर पे लगा दिए जाते हैं, बॉटम पे 2 लगाए जाते हैं, 2 टॉप पे लगा दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा इस तरह से हम एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना लिए है। देखो, वोल्टेज जो भी होगा अप्लाई करेंगे, करंट जो भी होगा अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम लोग टोटल लॉसेस को क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे, टोटल लॉसेस। अब ये टोटल लॉस, यहाँ से हम वोल्टेज को अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई कर करके हमें क्या करना है? ये टोटल लॉस को यहाँ पे वॉट मीटर में देखना है कि जैसे टोटल लॉस मिलेगा इस वोल्ट को, यहाँ पे जो वोल्ट मीटर होगा वहाँ पे हम रोक लेंगे। मतलब जितना भी वोल्ट होगा उससे सोचना ही, उसके लिए वोल्टेज जो हम सप्लाई दे रहे हैं उसको हम क्या करेंगे? कांस्टेंट कर लेंगे, रोक लेंगे। अब देखो, यहाँ पे थर्मामीटर का रीडिंग आएगा, थर्मामीटर का यहाँ पे रीडिंग आएगा कुछ, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? मेज़र करते रहेंगे। फिर ये 1 घंटे, यहाँ पे आप ये भी लिख लो नंबर ऑफ आवर या नंबर ऑफ आवर, कितने घंटे की बात है। अभी ये पहले घंटे की बात है, नेक्स्ट दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, कुछ इस तरह से आप क्या करोगे? अब यहाँ पे भी आप टेस्ट मेज़र करोगे, यहाँ पे भी मेज़र करोगे। अब मानते हैं यहाँ पे कि एक आ रहा है 40, यहाँ 41, यहाँ पे आ रहा है
42, यहाँ पे बोल रहा है 47, यहाँ पे 46, यहाँ पे फिर 40। देखो कुछ ऐसा वैल्यू आ रहा है ना। अभी ये का कांस्टेंट है क्या? नहीं। अब यहाँ पे मान लो फिर कुछ वैल्यू आया होगा, फिर कुछ वैल्यू आया। अब देखो यहाँ पे लास्टली मैं बात करता हूँ 6th या 7th या 8th, मतलब ऐसे करके आपको टेस्ट परफॉर्म करते रहना है जब तक ये स्टडी स्टेट मतलब नहीं आया था टेम्परेचर का। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एक जगह ये 39 आ गया, ये आया 40, ये आया 39.5, ये आ गया फिर 40, ये फिर आया आपका 39.2, ये फिर आ गया आपका 40, कुछ इस तरह से आ गया। देखो ये वोल्टेज आपको लगभग कांस्टेंट मिल रहा है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं। एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगा कि नहीं 40 आया, ये भी 40, ये भी 40, ऐसा कुछ नहीं आएगा, है ना। तो क्या होगा कि ये जो होगा कांस्टेंट होगा। अभी देखो यहाँ एक का वेरिएशन है, कंसिडर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा ऑलमोस्ट सेम है। और भी नेक्स्ट करके देखोगे तो हो सकता है वह आपको मिल जाए, यहाँ 39.6 मिल जाए, 40 के जगह पे हो सकता है 39.8 मिल जाए, कुछ इस तरह से, मतलब सब अप्रॉक्सीमेट 40-39 के आसपास में आ जाए। देखो वैल्यू ऐसा नहीं कि 40-39 आएगा, ये एक मेरा मानना है। तो कांस्टेंट हो जाएगा ना, स्टेडी स्टेट हो जाएगा। अब ये स्टेडी स्टेट हो जाएगा तब क्या करना है हमें, तब ट्रांसफार्मर में जो सप्लाई हम दे रहे थे उस सप्लाई को टर्न ऑफ करना। और सुनना, ट्रांसफार्मर का सप्लाई जैसे ही टर्न ऑफ करते हो ना, सप्लाई जैसे ही टर्न ऑफ करोगे उसी टाइम में, ऐसा नहीं है कि देरी करना है, देरी नहीं करना है, उसी टाइम में फिर से डीसी रेसिस्टेंस टेस्ट को मेजर करना है। अब बोलोगे सर पहले भी तो डीसी रेसिस्टेंस मेजर किए थे। हाँ बिल्कुल, पहले भी मेजर किए थे, अभी भी करना है। बोलो क्यों? तो जब टेम्परेचर बढ़ रहा था तो कंडक्टर में आप जानते हो टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका रेसिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस पर्पज से, क्योंकि अब 8 घंटे 10 घंटे आप ट्रांसफार्मर को ऑपरेट करवाए हो, वो भी फुल लोड पे, मतलब शॉर्ट करके फुल लोड ही हो गया, तो फुल लोड पे आपने उसको ऑपरेट करवाया है, तो डेफिनेटली टेम्परेचर तो बढ़ा होगा ना। और जब टेम्परेचर बढ़ा होगा तो क्लियर है कि वाइंडिंग का रेसिस्टेंस भी क्या रहा होगा, वो भी बढ़ा होगा। और जब वाइंडिंग का रेसिस्टेंस बढ़ा तो कितना बढ़ा, ये तो पता करना है ना कि वाइंडिंग का रेसिस्टेंस अगर बढ़ा तो कितना बढ़ा, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर बढ़ा होगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ा होगा, लेकिन कितना बढ़ा ये मालूम चलना चाहिए। तब हम क्या करेंगे, ठीक। तो सप्लाईज टर्न ऑफ कर दिए। अब आगे देखना, द वाइंडिंग रेसिस्टेंस इज मेजर्ड एक्यूरेटली एट टर्न्स। तुरंत क्या करना है, वाइंडिंग रेसिस्टेंस को मेजर करना है। देन फ्रॉम द इनिशियल वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस एंड फाइनल वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस द राइज इन टेम्परेचर कैन बी कैलकुलेटेड। जो टेम्परेचर राइज को कैलकुलेट करना है वो कैसे करना है, एक R1 वैल्यू आपको मिल गया, एक R2 वैल्यू मिल गया। R1 इनिशियल टेम्परेचर जो था शुरुआती में ऑपरेशन के पहले या टेस्ट परफॉर्म करने से पहले जो आपने रेसिस्टेंस मेजर किया था वो R1 हो गया। अभी आपने क्या करा, R2 मेजर कर लिया टेस्ट परफॉर्म करने के बाद। T1 आपको मालूम है, T1 क्या था, रूम टेम्परेचर या जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर था जब आप डीसी रेसिस्टेंस टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे, कब, स्टार्टिंग के दौरान में, है ना, वो हो गया। अब यहाँ पे रह गया क्या, T2। आप एक काम कर लो, ये फार्मूला आप जानते हो, R2/R1 234.5 प्लस T2 234.5 प्लस T1, जानते हो ना। तो इसमें सारा वैल्यू है, बस T2 नहीं है। आप T2 को क्या करो, निकाल लो यहाँ से, तो वो टेम्परेचर हमारा निकलेगा। अब बोलोगे कि टेम्परेचर राइज कैसे पता चलेगा, देखो ये T1 वैल्यू कुछ था और यहाँ पे T2 वैल्यू कुछ आएगा, है ना, T2 वैल्यू कुछ है, दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो कि अच्छा इतना टेम्परेचर बढ़ा है, मिलेगा ना भाई। T1 के वैल्यू, T1 मान लो कि 30 रहा होगा और ये T2 मान लेते हैं कि 45 या 30 बढ़ा होगा, 30 और बढ़ गया होगा, या 35 मान लेते हैं, है ना, 30। तो हम दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा मतलब 5 डिग्री का राइज हुआ है, मतलब 5 डिग्री टेम्परेचर हमारा क्या हो गया, बढ़ा है। या एक और चीज़ आप कह सकते हो कि यहाँ से T1 मेज़र करोगे, है ना, यहाँ से T1 मेज़र करोगे और यहाँ लास्ट में सब इक्विवेलेंट आ रहा है, तब भी एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि टेम्परेचर शुरुआती में कहाँ था और अब टेम्परेचर कितना हो गया। समझ रहे हैं, टेम्परेचर कितना होगा। तो जनरली टेम्परेचर बढ़ता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है। तो ये हो गया जहाँ पे आपको पता है कि T1 क्या है, एम्बिएंट टेम्परेचर, T2 क्या है, फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाइंडिंग, R1 रेसिस्टेंस ऑफ द T1 डिग्री सेल्सियस पे और R2 रेसिस्टेंस एट T2 डिग्री सेल्सियस पे। तो आप पहले इसको लिख लीजिए और फिर उसके बाद नोट करके हम एक चीज़ लिखते हैं कि वाइंडिंग रेसिस्टेंस और ऑयल जो वाइंडिंग टेम्परेचर कह लीजिए, रेसिस्टेंस नहीं, वाइंडिंग टेम्परेचर और फिर ऑयल टेम्परेचर जो होगा वह बढ़ेगा तो कितना तक बढ़ सकता है उसके वैल्यू को हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार, या देख लेते हैं पहले। देखिए नोट करके आप इसको लिखिए पहले, है ना, कि वाइंडिंग और ऑयल जो है दोनों में आप समझिएगा यहाँ पे क्या है कि
अगर मान लीजिए वाइंडिंग कनेक्टेड बिटवीन सप्लाई एंड टेम्परेचर इज फाउंड बाय फाइंडिंग इंक्रीज इन रेसिस्टेंस, ठीक है। अगर कहा जा रहा है कि जो वाइंडिंग होता है वो कनेक्टेड रहता है किसके, सप्लाई के बीच में, है ना, कनेक्टेड है। और अगर कह रहा है कि टेम्परेचर अगर फाइंड किया जाए, टेम्परेचर कैसे फाइंड कर रहे हो, मतलब फाइंडिंग इंक्रीज इन रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए, मतलब जो होता है जैसे कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस भी वैरी करेगा, इतना मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। वही चीज़ है कि टेम्परेचर को फाउंड किया गया बाय फाइंडिंग इंक्रीज इन रेसिस्टेंस, जो रेसिस्टेंस में इंक्रीज हुआ, चेंजेज हुआ, उसके वजह से जो टेम्परेचर में फाउंड किया गया। तो इट शुड नॉट बी मोर देन 55 डिग्री सेल्सियस इफ एम्बिएंट टेम्परेचर इज 30 डिग्री, मैक्सिमम वाइंडिंग शुड नॉट एक्सीड 85 डिग्री। तो कहने का क्या मतलब हुआ, जो वाइंडिंग का रेसिस्टेंस होगा, है ना, उसमें भी वेरिएशन आएगा, ठीक। तो जो उसमें वेरिएशन आएगा, उसमें वेरिएशन आने का वजह क्या रहेगा, टेम्परेचर चेंज कर रहा है, क्योंकि आप ऑपरेटिंग कंडीशन में रखोगे ट्रांसफार्मर को तो वाइंडिंग भी तो हीट होगा, और वाइंडिंग अगर हीट होगा मान लो तो उसका भी तो रेसिस्टेंस चेंज करेगा, क्योंकि आप जानते हो कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, वह भी बढ़ेगा, किसका, कंडक्टर का। अगर मान लो टेम्परेचर कंडक्टर का बढ़ता है तो फिर आप ये कह सकते हो कि रेसिस्टेंस भी क्या करेगा, बढ़ेगा, क्योंकि कंडक्टर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस होता है। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं ऑयल का। देखिए ऑयल में भी सेम केस है, जब ऑयल का टेम्परेचर बढ़ सकता है, जब वाइंडिंग का बढ़ेगा तो ऑयल का भी टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि ऑयल भी तो उसके अंदर रहता है, टैंक के अंदर रहता है, ऑयल भी कंटिन्यूसली यूज में रहेगा। तो जब वाइंडिंग का रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो ऑयल का भी बढ़ेगा। तो ऑयल का टेम्परेचर मैक्सिमम कितना तक बढ़ सकता है, तो 45 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। कब, जब आप एम्बिएंट टेम्परेचर को कंसीडर नहीं करोगे तब यहां तक इंक्रीज किया जा सकता है, पैसा कह लीजिए। या फिर आप कह लो कि अगर टोटल की बात करोगे तो 30 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर यहाँ पे भी मान के चलते हो तो मैक्सिमम आप कह सकते हो 75 डिग्री सेल्सियस तक एक्सीड कर सकता है। ये मैक्सिमम लिमिटेशन है, ऐसा नहीं है कि इतना तक इंक्रीज करेगा, ध्यान दीजिए। तो टेम्परेचर राइज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर शुड नॉट बी मोर देन 45 डिग्री सेल्सियस इफ द एम्बिएंट टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ऑयल शुड नॉट एक्सीड 75 डिग्री सेल्सियस। देखो क्या कहा जा रहा है कि ऑयल का जो टेम्परेचर है वो किसके द्वारा मेजर कर रहे हो आप लोग, थर्मामीटर के द्वारा। जितने भी थर्मामीटर लगा के रखे थे वो थर्मामीटर के द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं। तो ऑयल का टेम्परेचर भी हम लोग क्या करेंगे, थर्मामीटर के द्वारा मेजर करेंगे। अब थर्मामीटर के द्वारा टेम्परेचर को मेजर किया हमने, किसका, ऑयल का। ऑयल का टेम्परेचर जो है 45 डिग्री कह सकते हो, हाँ, तक इंक्रीज कर सकता है सिर्फ ऑयल का। कब, जब एम्बिएंट टेम्परेचर को हम इंक्लूड नहीं किए। लेकिन जैसे ही आप एम्बिएंट टेम्परेचर को सम करके बात करते हो, मतलब उसको ऐड करके बात करते हो, तो वो मैक्सिमम 75 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। ये मैक्सिमम है, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ तक बढ़ ही जाता है, बढ़ता नहीं है, वो जनरली कम ही रहता है, बहुत कम रहता है, ज्यादा नहीं बढ़ता है ना। अगर इतना भी पहुंच जाता है तो फिर मतलब उसको मॉडिफिकेशन किया जाता है कि आखिर इतना टेम्परेचर क्यों इंक्रीज कर रहा है। समझ में आ रही बात। अब देखो ये जो वाइंडिंग टेम्परेचर होता है ना, इसको हम लोग WTI से मेजर करते हैं, ऐसा कह सकते हो। WTI माने वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, और ऑयल के लिए OTI लगाते हैं, ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर। क्या लगाते हैं, ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर। क्लियर है यहाँ पे। तो ध्यान दो, एक बार मैं फिर से कंक्लूड कर दे रहा हूँ कि सबसे पहला काम हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान देना, क्योंकि आप कंफ्यूज हो गए शॉर्ट सर्किट टेस्ट में और ये टेम्परेचर राइज टेस्ट में, दोनों में आप कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि किस प्रकार से आप दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला काम टेम्परेचर राइज टेस्ट के लिए ट्रांसफार्मर को आप लैब में लाओगे, जहाँ पे रखा जाता है, कह सकते हो जहाँ पे टेस्ट को परफॉर्म करना है। उसके बाद सबसे पहला काम क्या रहेगा, ट्रांसफार्मर के ऊपर रेसिस्टेंस टेस्ट कर लोगे, या पहले हाँ चलो रेसिस्टेंस टेस्ट मेजर कर लोगे, डीसी रेसिस्टेंस टेस्ट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे। उस पर फिर आप क्या करोगे, कनेक्शन जैसा बना हुआ ऐसा बना लोगे। शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करोगे। शॉर्ट सर्किट में कॉपर लॉस मिलेगा, ओपन सर्किट में कोर लॉस मिलेगा, दोनों फाइंड कर लोगे, दोनों को ऐड कर लोगे। अब क्या करना है, थर्ड स्टेप में अप्लाई करना है वोल्टेज को। जब वोल्टेज अप्लाई करोगे आप, तो वोल्टेज अप्लाई करने के बाद वोल्टेज को इस तरह से एडजस्ट करना है कि वॉट मीटर जो है टोटल लॉसेस को रिकॉर्ड करे, मतलब टोटल लॉस जो है, टोटल कॉपर लॉस और कोर लॉस जो दोनों का वैल्यू जो होगा सम करके उसको हम टोटल लॉस बोल रहे हैं। तो टोटल लॉस को रिकॉर्ड करना है कहाँ पे, वॉट मीटर में। तो जैसे ही वॉट मीटर टोटल लॉस को रिकॉर्ड करता है, वहां पे आपको क्या करना है, वोल्टेज सप्लाई रोक देना, स्टडी बंद नहीं करना,
उतना पर ही स्टेडी छोड़ देना, उसको कांस्टेंट रखना है। अब क्या करना है, टेम्परेचर को कंटिन्यूसली मेजर करना है ना। टेम्परेचर कंटिन्यूसली मेजर करते रहना है, हर घंटे में मेजर करना है टेम्परेचर को। तब तक मेजर करेंगे जब तक कि स्टेडी स्टेट टेम्परेचर का ऑब्टेंड नहीं हो जाता है। जैसे ही टेम्परेचर का स्टेडी स्टेट ऑब्टेंड हो जाता है, आप देख लिए सारे थर्मामीटर का वैल्यू ऑलमोस्ट लगभग बराबर आ रहा है, तब आप क्या करोगे, सप्लाई को ऑफ कर दोगे। सप्लाई ऑफ करने के बाद तुरंत फिर से आप रेसिस्टेंस को मेजर करोगे। क्लियर है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस में भी चेंजेस आया होगा। यहां तक हो गई बात। रेसिस्टेंस मेजर कर लोगे। रेसिस्टेंस मेजर करने के बाद की बात है कि फॉर्मूला आपके पास है R2/R1 इक्वल टू 234.5 प्लस T2 अपॉन 234.5 प्लस T1। इस फॉर्मूले पे आप T2 को फाइंड कर लोगे, क्योंकि T1 आपको पता है, R1 पता है, R2 पता है, तो T2 निकाल लोगे। और T2 जो होगा उसको अगर T1 से डिफरेंशिएट करोगे, मतलब डिफरेंशिएट नहीं, डिफरेंस निकालोगे दोनों के बीच पर, तो वही राइज इन टेम्परेचर होगा, कि मतलब कितना डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है वो आपको बता देगा। क्लियर है। तो ये था क्या आपका टेम्परेचर राइज टेस्ट, या इसी को हम लोग बोलते हैं हीट रन टेस्ट। तो होप सो आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम हीट रन टेस्ट परफॉर्म करते हैं या टेम्परेचर राइज टेस्ट परफॉर्म करते हैं। देखो ये लेबोरेटरी में परफॉर्म किया जाता है, लेकिन जब फील्ड में परफॉर्म किया जाता है तो उसका अलग मेथड है, बताएंगे। तो ये था, इसको आप समझ गए होंगे, उम्मीद था, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो आप मैसेज करके अब जो भी होगा आप सॉर्ट आउट कर सकते हो उस प्रॉब्लम को। ठीक है, तो हम लोग आज इतना तक ही रखेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। थैंक यू।